हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल पर। और मैं शुभम सिंह। रात्रि के 9 बज गए। बीओ की अगली टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो गई है, टाइप जो कि टेस्ट सीरीज नंबर 8। आपका एग्जाम है ना 16 को, और बचा हुआ है सिर्फ 2 दिन। अगर देखा जाए ध्यान से तो बात में मेहनत करके एग्जाम में कुछ अच्छा करना है। 14-15 2 दिन का समय इसके बाद है, आज के बाद। यानी कि मेहनत कर लो, रिवीजन कर लो मैथ से रिलेटेड। जो लग रहा हो कि अभी तक आपने नहीं कवर किया, उसको आप फिर से देख सकते हैं एक बार। आखिरी मौका है, शानदार सा सेशन होने वाला है, शानदार से क्वेश्चन है। तो हम अपने मैथ की श्रृंखला शुरू करते हैं। एक्चुअली मैं जानता हूं कि मैथ्स का बहुत ज्यादा लोड नहीं होगा बीओ में, बट जितने भी क्वेश्चन है, कम से कम आपको मैं बोलूं 10 से 12 सवाल क्वेश्चन मैथ से आने वाले हैं। तो यानी इतना क्वेश्चन अगर आप करते हो तो आप बाकी स्टूडेंट से ऑन एन एवरेज आप अच्छे रहोगे। बात समझ में आ रही ना? क्लास को सभी लोग शेयर कर दें और लाइक कर दें। ये काम आप स्टार्टिंग में ही कर दिया करो। आप हमारा स्टडी 91 का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें। क्लास शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया। बहुत ही शानदार सा सवाल है। देखो भाई, क्या करना है, क्या बताना है इसमें। एकदम इजी सा कॉन्सेप्ट के साथ सवाल है। निम्नलिखित में दिए गए गति में से कौन सी सबसे तेज है? 4 दिए हुए हैं, आपसे पूछा है कौन सबसे तेज है। जरा बताओ आप इनमें से कौन सबसे तेज है। तो एक काम करते हैं, ये मीटर प्रति सेकंड में है, ये kmph में है, और ये मीटर प्रति मिनट है और kmph में। एक काम करते हैं, या तो सबको kmph में बदल लेते हैं, या तो सबको मीटर प्रति सेकंड बदल लेते हैं। किसी एक में बदल लोगे तो पता चल जाएगा। ऐसे आप नहीं कह सकते कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है। तो मीटर प्रति सेकंड में सबको बदलते हैं। तो 90 इंटू मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 × 5 = 90 और 5 × 5 = 25, यानी कि पहला वाला आ गया 25 मीटर पर सेकंड। पहला वाला कितनी बार में गया? इसको 25 मीटर पर सेकंड पहला वाला आ गया आपके सामने। दूसरा वाला तो 25 मीटर पर सेकंड दे ही रखा है, यानी दूसरा वाला 25 मीटर पर सेकंड में ही है, उसको तो कुछ करना ही नहीं है। तीसरा वाला 1500 मीटर प्रति है। 1500 मीटर तो है, बट 1500 मीटर तो है बट मिनट में है, तो सेकंड में बदलने के लिए डिवाइड बाय 60 कर देंगे, तो ये मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, यानी ये भी 25 मीटर पर सेकंड। हमने सबको, अब देखो यहां से 3 वैल्यू हमने जब चेंज किया मीटर प्रति सेकंड में, तो ये भी 25 मीटर पर सेकंड, दूसरा भी 25 मीटर पर सेकंड, तीसरा भी 25 मीटर पर सेकंड। यानी तीनों का मान जब सेम आ गया तो कॉमन सी बात है चौथा तो ज्यादा ही होगा इन तीनों से, क्योंकि 4 विकल्प दिए हुए हैं और पूछा है सबसे तेज कौन है। जब 3 आपस में बराबर हैं तो चौथा वाला ही सबसे तेज होगा, यानी ये वाला हमारा उत्तर हो जाएगा। आप इसको भी मीटर प्रति सेकंड में बदल सकते हैं, तो 100 गुणे में 5/18 कर देंगे, ये 500/18 आ जाएगा। ठीक है भाई, 500/18, 18 दूनी के 36, 14 बचा 140, 140 यानी कि 18 7 126 होता है। 27 सही कुछ आएगा, यानी कॉमन सी बात है, अगर 27 आ रहा है तो 25 से ज्यादा है, इस लिहाजा आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला। समझ में आ रहा ना? एकदम इस तरह के सवाल बनने की गुंजाइश है आपके एग्जाम में। अगला सवाल देखो, अलजेब्रा का बहुत ही प्यारा सा सवाल है भाई, बहुत ही शानदार सा सवाल है। दे रखा है, यदि प्रणाली 6x - 2y = 3 एंड kx - y = 2 का एक अद्वितीय यानी कि यूनिक हल है, यूनिक सॉल्यूशन है। अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन जब हम पढ़ते हैं, रेखीय समीकरण जब हम पढ़ते हैं, तो वहां पे ये बात हमें सिखाई जाती है। ठीक है, अगर अद्वितीय हल है, यानी कि अगर यूनिक सॉल्यूशन का सवाल है मेरे भाई, यूनिक सॉल्यूशन का सवाल है, तो जो इसके लिए कंडीशन बनती है वो बनती है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ये इसके लिए कंडीशन बन जाएगी, a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है भाई, अब यहां से a1 कौन है? तो x के पहले जो है वो a है। इक्वेशन का फॉर्मेट होता है ax + by = c। यही वाला फॉर्मेट में इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन इसी फॉर्म में होता है, रेखीय समीकरण इसी फॉर्म में होता है। यानी ax + by = c। ax का मतलब 6x दे रखा है, प्लस में 2y बराबर में 3, ऐसी कुछ बात है। तो ठीक है, a का मतलब, a1 का मतलब आ गया 6 डिवाइड बाई a2 का मतलब k बराबर, इससे कंपैरिजन करेंगे तो b2 का मतलब बराबर नहीं, डज नॉट होता है ना, बराबर नहीं हो, ए कंडीशन होती है। b2 का मतलब -2 और b1 का मतलब -2 और इसका मतलब -1। ठीक है,
माइनस में 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 ने काट दिया 3 टाइम्स में, यानी k डज नॉट इक्वल टू 3 आ रहा है। मतलब k का मान 3 को छोड़ के कुछ भी रख दोगे तो यूनिक सॉल्यूशन रहेगा, लेकिन अगर 3 रख दोगे तो अनंत सॉल्यूशन या एक से अधिक सॉल्यूशन इसके बनेंगे, यानी k का मान 3 नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए वाला इसका करेक्ट है। बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दो, और लाइक तो कर दिया करो जब भी आया करो क्लास को देखने। और जब भी आओ क्लास को सिर्फ गिन के आप किसी भी ग्रुप में या अपने स्टेटस पे, अपने फेसबुक पे शेयर करते हैं, गिन के आपको कम से कम 15 से 20 सेकंड लगता है, उतने में अगर आप शेयर कर दोगे तो भला हो जाएगा तुम्हारा भी और हमारा भी। क्या दे रखा है सवाल को ध्यान से सीखो। कह रहा है कि ए और बी किसी कार्य को 60 दिन और 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। सी की सहायता से उन्होंने कार्य को 20 दिनों में पूरा कर लिया। बहुत ही आसान सा सवाल है, देखो ट्रेंडिंग सवाल है, हमेशा इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में बन जाता है। ये 60 दिन में कर रहा है और ये जो है 90 दिन में कर रहा है, और सी की सहायता से यानी तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके काम को 20 दिन में पूरा कर लेते हैं। सबसे पहला काम हम लेते हैं कि एलसीएम निकाल लेते हैं। बताओ 60, 90 और 20 का ललसा कितना आएगा? 180 यूनिट, ये इसका टोटल वर्क आ गया। अब यहां से हम पर डे वर्क निकालते हैं। 60 से ये 3 बार जाएगा, 90 से ये 2 बार जाएगा, और 20 से ये 20 में 180 से भाग करेंगे तो 9 बार चला जाएगा। टाइम एंड वर्क का रिपीटेड क्वेश्चन है, हमेशा इस तरह के सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में। बात समझ में आ रही है? अब देखो यहां से पहले सी का निकाल लो। बताओ ए और बी दोनों जोड़ के 3 और 2 जोड़ के कितना हो रहा है? 5, यानी ए और बी 5 है, जिसमें तीनों मिला के 9 है, तो सी का मान कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। हमने सी का निकाल लिया, हमें बी का मिल गया और हमें ए का मिल गया, हमें तीनों का मिल गया, ठीक है। हमने तीनों का क्या निकाल लिया? वन डे वर्क या फिर उनकी इफिशियंसी, एक दिन के कार्य करने की क्षमता हमने निकाल लिया, ये उनके एक दिन का कार्य है। आगे कह रहा है यदि उनकी कुल कमाई 36,000 हो तो यह देखते हुए कि उनकी कमाई उनके काम के अनुपात में है, मतलब वो एक दिन में कितना काम करते हैं उसी के अनुपात में उनकी कमाई है, ठीक है। यानी कि a प्लस बी प्लस सी तीनों का मिला के जरा बताओ कितना हो रहा है? 3, 2, 5 और 5 और 4 9, यानी कि इनका मिला के 9 यूनिट हो रहा है, और इसी 9 का मान 36,000 के बराबर है, ठीक है भाई। एक का मान कितना आ जाएगा? 9 चौको 36, तो 4,000 आ जाएगा, ठीक है। आपसे पूछे सी का हिस्सा कितना होगा, तो सी वाले का बताना है। सी वाले का आपने वन डे वर्क निकाला है जो कि 4 आया है, यानी 4 के अनुपात में सी का निकालेंगे तो 4 चौको 16,000 रुपया, यानी सी का 16,000 रुपया तनख्वाह मिलेगी। ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये सवाल समझ में आ रहा है? कुछ नहीं दे रखा है भाई, तीनों की इफिशियंसी निकालनी है, जिसमें से 2 की दे रखी है और तीसरे की मिला के दे रखी है, तो तीसरे वाले की अलग से इफिशियंसी निकाल लो, और टोटल जो इनका ये टोटल है ना 3, 2 और 5 4 जोड़ के जो टोटल आ रहा है 9, वही 9 इनके टोटल कमाई के बराबर है, क्योंकि सवाल में बोला है उनकी कमाई उनके काम के अनुपात में है। और ये जो इधर दे रखा है ये तो दिन है ना, और उनकी कमाई उनके काम के अनुपात में, तो काम उधर है। बात समझ में आ रही है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होप कर रहा हूं आपको क्लास बिल्कुल समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी सवाल में। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? 4 ऑप्शन दे रखा है, आपसे पूछा है कि सबसे बड़ी कौन सी। पहला वाला ऑप्शन है 49 की पावर में 3/2, इसका मान बताना है। चलो पहला देखते हैं। 49 का पहले सिंपल कर लो, 49 का मतलब 7 का स्क्वायर और 3/2, 2 ने 2 को काट दिया, और 7 का क्यूब 343, यानी पहले वाले का उत्तर आ रहा है 343। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला दे रखा है 7 का स्क्वायर, यानी कि ए तो मान 49 ही होता है। तीसरा वाला देख लेते हैं, लिखा है 2401 की पावर में माइनस में 1/4, माइनस का मतलब ये नीचे जाएगा, और नीचे जाके 2401 जो है वो 7 की पावर 4 है की पावर में 1/4 आ जाएगा। ये जो माइनस है अगर उसको आप प्लस बनाना चाहते हो तो संख्या को नीचे लेके आ जाओ, 4 से 4 कट गया, यानी इसका मान आया 1/7। लास्ट वन इज कौन सा? फोर्थ वन देखते हैं क्या है। 1 की पावर 343 की पावर में -1/3, फिर वही कॉन्सेप्ट की माइनस है तो इसको इस बार ऊपर कर देना होगा, यानी 343 की पावर में 1/3 होता है, और 343 जो है 7 का क्यूब है, तो क्यूब से क्यूब कैंसिल हो गया, यानी इसका मान आया 7। चारों उत्तर आपके सामने दिख रहे हैं, एक 343 आया है, एक 49 आया है, एक 1/7 आया और एक 7 आया है, यानी सबसे बड़ा कौन सा है? तो 343, यानी पहला वाला उत्तर इसका करेक्ट हो जाएगा, यही सबसे बड़ी संख्या है। बताओ, ये आपके पावर का क्वेश्चन है, पावर का सवाल। बताओ है ना आसान सा एकदम,
है ना देखने लायक, है ना करने लायक। भाई पावर में सिर्फ आपको पावर को इधर उधर करना है, सेट करना है, और कुछ भी नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो अगला सवाल बहुत ही प्यारा सा सवाल है भाई। क्या दे रखा है देखो ध्यान से, सवाल को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, तुम्हें अच्छे से दिखेगा। 4 मोमबत्तियां हैं, ठीक है, 4 मोमबत्तियां हैं जिनके जलने की क्षमता क्रमशः 5 घंटा, 4 घंटा, 3 घंटा और 2 घंटा है। आपसे कह रहा है यदि कक्ष में एक ही समय ज्वलित किया जाता है तो उन्हें कक्ष में उस क्षण तक जलाया जाता है जब तक कक्ष में 3 मोमबत्तियां बुझ जाएं। मतलब देखो सभी को, चारों मोमबत्तियों को एक साथ जलाया जाता है। उनके जलने का समय क्या है, टाइम क्या है, ये 5 घंटे लेती है एक, ये 4 घंटे लेती है एक, ये 3 घंटे लेती है और ये 2 घंटे। मतलब जो चारों मोमबत्तियां हैं, जो चारों कैंडल्स हैं, वो एक जो सबसे बड़ी होगी शायद तभी तो 5 घंटे का समय ले रही है, और दूसरी 4 घंटे में बुझती है, तीसरी 3 घंटे में बुझती है और चौथी 2 घंटे में बुझती है। ऐसा दे रखा है सवाल में। आगे आपसे बोला एक ही कक्ष में एक ही समय ज्वलित की जाती है, उस कक्ष में उस क्षण तक जलाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब उस टाइम तक इनको जलाया जाता है जब तक कक्ष में 3 मोमबत्तियां बुझ जाएं। मतलब भाई 3 कैंडल्स जब तक बुझ न जाएं तब तक उनको जलाना है। अच्छा बताओ 3 कैंडल बुझेगी, यानी सबसे पहले ये वाली बुझेगी, ये 2 घंटा में जल के बुझ जाएगी, ये 3 घंटे तक जलेगी, ये 3 घंटा अपना पूरा जल के बुझ जाएगी, ये 4 घंटे पूरा जल के बुझेगी, और जब ये 4 घंटे जल चुकी होगी तो अब 3 को जब बुझ गई तो वही समय समाप्त, वही रोक देना है, चाहे भले ना सारी की सारी जल गई हो। अच्छा बताओ ये अगर 2 घंटे में जल के पूरी तरह खत्म हो गई तो ये 2 ही घंटे जली, ये 3 घंटे पूरी जल के 3 घंटे पूरी खत्म हो गई, ये 4 घंटे जल के पूरी 4 घंटे में खत्म हो गई, लेकिन ये पूरी 5 घंटा जल पाएगी क्या? नहीं ना, इसको भी तो हम 4 ही घंटा जला पाए हैं। 5वां घंटा से पहले हमने उसको बुझा दिया। क्यों? क्योंकि सवाल में दे रखा है कि 3 मोमबत्तियों के जलने तक ही जलाना है, यानी कि ये भी अपने में से केवल 4 ही घंटा जलेगी। ये 4 घंटा, ये अपना पूरा 4 घंटा, ये अपना पूरा 3 घंटा और ये अपना पूरा 2 घंटा, यानी कुल मिलाकर मोमबत्तियां कितनी देर तक जलाई गई? 4 4 8 3, कुल मिलाकर मोमबत्तियां कितना जली हैं? 4 4 8 3 11 2, 13 घंटा कुल मिलाकर मोमबत्तियां जली हैं। ठीक है, 13 घंटा कुल मिलाकर मोमबत्तियां जली हैं। ये 5 घंटा पूरी नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि जब यहां पे कहा है जब तक कक्ष में 3 मोमबत्तियां बुझ जाएं, जब 3 बुझ जाएगी तो सबको बंद कर दिया जाएगा, सारी मोमबत्तियों को बुझा दिया जाएगा। तो जब तक 3 बुझी हैं तब तक ये भी जली है 4 घंटे तक, यानी टोटल मिलाकर 13 घंटे तक मोमबत्तियां वहां जली हैं, सारी मोमबत्तियां 13 घंटे तक जली हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि प्रत्येक मोमबत्ती को जलाने का खर्चा 75 पैसा हो, एक मोमबत्ती जो है 75 पैसे में चल रही है, तो आपसे पूछा है कुल खर्च कितना होगा। अरे भाई 1 घंटा में 75 पैसा लग रहा है तो 13 घंटा में तो 13 गुणे 75 कर देंगे। ठीक है, कितना आ जाएगा देखो, 13 पचे 65, 13 सते 91 और 6 97, इतना पैसा आएगा। आपसे ऑप्शन जो है रुपया में दे रखा है तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 9.75 रुपया, यानी इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? 9.75, ऑप्शन नंबर सी वाला। एकदम आसान है, सिर्फ सवाल की लैंग्वेज देख के आपको लगेगी कि डिफिकल्ट सवाल है और एग्जाम में आप छोड़ के चले जाते हो। याद रखना बीओ के एग्जाम में मैथ से बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि बहुत टफ सवाल दे देगा और आपको नहीं आएगा ना, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही स्मूथ रहेगा, इजी टू मॉडरेट के लेवल का रहेगा, लेकिन जो लैंग्वेज ऑफ क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन की भाषा रहेगी वो ऐसी ही भाषा पे यूज की जाएगी। थोड़ा सा आपको बोलेगा कि डीप नॉलेज रखो, आप फ्रस्ट्रेट ना हो भाई, क्वेश्चन के लेवल को पढ़ के घबराओ मत, ऐसे सवाल बनेंगे। मतलब लेबल लगाने में आसान रहेगा, लेकिन जब उसको पढ़ोगे तो थोड़े लैंग्वेज टाइप के सवाल मिल सकते हैं एग्जाम में। बात समझ में आ रही ना? चलो, होप कर रहा हूं समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। अगला क्वेश्चन आपके साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड कुछ है। 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 768 है। भाई देखो 2 वर्ष की कहानी है, 2 वर्ष के लिए जो फॉर्मूला होता है R²/100, ये हमारी ट्रिक होती है, बराबर में SI माइनस CI, ठीक है ना, CI माइनस SI। 2 साल के लिए यही वाली ट्रिक हम यूज करते हैं, 2 ईयर्स के लिए, ठीक है ना। तो इसी ट्रिक का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। R²/100% बराबर CI माइनस SI 2 साल के लिए। 3 साल वाला भी पढ़ा रखा है, जाके देखो चक्रवृद्धि ब्याज की क्लास,
ठीक है ना। 3 साल वाला भी बताया है और 1 साल में 0 ही होता है, तो 1 साल वाला नहीं बताऊंगा। ठीक है ना। चलो समझ रहे हो भाई। आर स्क्वायर का मतलब 8 का स्क्वायर 64/100% बराबर में SICI का अंदर 768 दे रखा है। ठीक है, 64 से काटो, 64 एकम 64, 12 बचा यानी 2 बार में, यानी 1% का मान कितना आ गया 1200। आपसे पूछा है कि धनराशि क्या है, यानी 100% का मान, तो इसी में 2 0 और बढ़ा देंगे, यानी यही 100% का मान आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 1,20,000, ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, कुछ नहीं रखा था इस सवाल में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ये सवाल आप सभी लोग जानते हो, और अगर ट्रिक पढ़ के मजा आ रहा है, क्लासेस अच्छी लग रही, तो वीडियो को लाइक करते चल रहे हैं। समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सा विकल्प सही होगा। एक समीकरण दे रखा है, आपसे पूछा है कि बताओ जो ये प्रश्न चिन्ह है इसके जगह पे क्या होगा। ये एक समीकरण दे रखा है, बॉड मास लगाएंगे, सरलीकरण का क्वेश्चन है। ठीक है, बॉड मास लगाने वाले हैं। बॉड मास में अगर मैं आपसे कहूं तो पहले भाग देते हैं, फिर गुणा करते हैं, फिर जोड़ते हैं, फिर घटाते हैं। पहले इसका भाग करो, तो इसको पहले आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 8, 128 भागे 16 मतलब 8। ठीक है, 8 में 3 का गुणा तो 24। ठीक है, और माइनस में 7 दूनी के 14, मतलब डायरेक्ट लिखते हैं। देखो 8 में 3 का गुणा, 8 गुणे 3 24 हो गया। ठीक है, अब 24 में से 7 दूनी के 14 घटा दिया तो 10 आ गया, यानी ऊपर सॉल्व करने पे 10 आया। नीचे पहले करते हैं गुणा और फिर उसके बाद कुछ करते हैं। यहां देखो क्वेश्चन मार्क तो दे रखा है, माइनस में 6 के 36, और ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, तो दोनों जुड़ जाएगा। 36 - 3, 36 -36 और -3 यानी माइनस में 39। ये आपका उत्तर आ रहा है। अब बताओ, ऊपर 10 है और सॉल्व करने के बाद आपका मान 1 आना चाहिए, मतलब नीचे भी 10 ही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बराबर में 1 आना चाहिए, है ना भाई, यही आना चाहिए ना। अब यहां देखो, ये क्वेश्चन मार्क इधर चला जाएगा, माइनस में 39 बराबर में 10, यानी क्वेश्चन मार्क बराबर 39 10 49, ये इसका उत्तर हो जाएगा। 49 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे सरलीकरण का सरल सा सवाल है, इजी सा सवाल है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है भाई, देखो क्या दे रखा है सवाल में, ये भी एक अच्छा सा सवाल है। देखते हैं, लगाते हैं प्यार से, बड़े इंतजार से, आपको इंतजार भी रहता है क्लासेस का। ठीक है, मुस्कुराते रहा करो भाई, ज्यादा टेंशन में मत रहा करो, ठीक है ना। हम मेरी तरह हंसते रहा करो हमेशा। यदि O केंद्र वाले वृत्त का व्यास AB है, बात समझ में आ रही है, और CD इस तरह की जीवा है जिससे ABCD एक समलंब चतुर्भुज बनता है। समलंब का मतलब ट्रेपेजियम बन रहा है। यदि BAC बराबर 40 है तो CAD का मान निकालो। ये देखो, एक सर्कल है, ठीक है, जिसमें उसका जो डायमीटर है वो AB है, AB, ये इसका डायमीटर है। ठीक है, O सेंटर है इसका, और कह रहा है कि एक जीवा CD है, एक जीवा CD कुछ इस प्रकार से CD है, जिससे ABC मतलब C यहां है, ABCD क्या बनता है, समलंब मतलब ट्रेपेजियम बन रहा है। ये एक समलंब चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, यहां तक कहानी हो गई। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है यदि BAC बराबर 40 डिग्री है, BAC मतलब ये वाला एंगल आपका 40 डिग्री का है, ये वाला एंगल आपका कितने का है, 40 डिग्री का है। आपसे पूछा है CAD का मान बताओ, CAD यानी इसका मान आपको बताना है, इस वाले का मान आपको बताना है। अच्छा, पहले तो ये बताओ कि अगर ये 40 है तो ये कितना होगा। अगर ये 40 है मेरे भाई, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। आपको पता है ये इसका डायमीटर है, अगर ये डायमीटर है, अगर ये व्यास है, तो ये अर्धवृत्त में बना कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। इस एंगल से 90 हो गया, ठीक है ना। ये वाला एंगल आपका कितना हो गया, 90 हो गया। अब यहां से बताओ, ये 40 है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो, 40 90 मिला के 130, यानी ये 50 आ गया। ठीक है, हम सबको निकालना है। ठीक है, आपसे पूछा है CAD का मान बताना है। ठीक है भाई, आपसे क्या पूछा है कि CAD का मान बताना है। इसको देख लो। अच्छा बताओ, ये अगर समलंब चतुर्भुज बन रहा है तो AB और CD आपस में पैरेलल होंगे,
ए बी और सी डी आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, ठीक है। अच्छा बताओ ये पूरा एंगल कितना हो गया, 130 का, 90 और 40 मिला के 130 का हो गया, और ये वाला एंगल 40 है। आपको पता है ये चक्रीय चतुर्भुज भी बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी बन रहा है, चक्रीय चतुर्भुज भी बन रहा है, और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। तो ये वाला कोण हमारा टोटल 130 का बना, तो ये वाला कोण हमारा टोटल कितना का बनना चाहिए बताओ। 130 में क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए, तो कहोगे 50 जोड़ना पड़ेगा सर, यानी ये वाला कोण पूरा 50 का होना चाहिए, जिसमें से ये 40 दे रखा है, तो ये हमारा 10 डिग्री हो जाएगा। यानी हमारे से जो पूछा था उसका मान 10 डिग्री ये 10 डिग्री ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला। फिर से देखो समझा दे रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा तो देखो, ये एंगल है, ये सर्कल है, और ये इसका डायमीटर है, ठीक है। ये ओ इसका सेंटर है और ये इसका व्यास है। सी डी एक जीवा है जहां से समलंब बना रहा है। आपसे कहा है कि बी ए सी बराबर 40 डिग्री, ये सी है और ये डी है। चूंकि सी इधर ही नाम क्यों देंगे, क्योंकि ए बी के बाद सी आना चाहिए, तो इधर सी है। ये आपका 40 डिग्री दे रखा है, और ये 90 हो जाएगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा अर्धवृत्त में। ये व्यास है तो इसमें कहीं भी बनेगा अगर, तो यहां पे 90 डिग्री का ही कोण बनेगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब बताओ ये अगर 40 है तो ये भी 40 होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में पैरेलल है, तो ये इसकी ट्रांसवर्सल हो गई, तिर्यक रेखा हो गई। ये दोनों समांतर हैं, ये इसकी तिर्यक रेखा हो गई, तो ये अल्टरनेट एंगल से यानी कि एकांतर कोण से अगर ये 40 तो ये भी 40। ये टोटल हमारा 130 आ रहा है, तो ये हमारा टोटल 50 आना चाहिए, क्योंकि 130 और 50 को जोड़ेंगे तभी 180 आएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 होता है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो आमने सामने के कोण होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, संपूरक होते हैं। तो ये हमारा टोटल ये 130 है, 90 40 130 है, तो ये हमारा 50 आना चाहिए, जिसमें से 10 है तो यानी ये 40 है, तो यानी इसका मान 10 आएगा। इस तरह से आपने इसको लगा लिया। अच्छा सवाल था, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, ये भी एक शानदार सा सवाल है, ठीक है। क्या दे रखा है, स्क्वायर रूट एक्स माइनस में 1/√x बराबर में 4। आपसे पूछा x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। पहले तो बताओ x प्लस 1/x का मान क्या होगा। आपने मेरी अगर अलजेब्रा की क्लास देखी होगी तो आप तुरंत बता दोगे। देखो इसका स्क्वायर करेंगे तभी हमें मिलेगा x माइनस 1/x बराबर, अगर m है तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का कंडीशन यहां हम पुट करने वाले हैं। तो 4 का स्क्वायर 16, और 16 में से घटाएंगे कि जोड़ेंगे, तो आप कहोगे जोड़ोगे यानी 2, तो ये आ जाएगा x प्लस 1/x बराबर आ गया 18। देखो तबियत सही नहीं है फिर भी क्लास लेनी पड़ रही है क्योंकि आपके बीओ का एग्जाम सर पे है, ठीक है। x प्लस 1/x बराबर 18 आ गया। आपसे पूछा है x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर का मान। बताओ 18 का स्क्वायर 324, और इसी में से इस बार 2 घटा देंगे यानी 322 आ जाएगा। तो इस तरह के सवालों के लिए आपको रेडी रहना है एग्जाम में। अलजेब्रा के जो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, जो x प्लस 1/x टाइप के सवाल हैं, ये गारंटी है कि आपके एग्जाम में आने वाला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बीओ की एग्जाम में इस सीरीज से एक सवाल बनना तय है। x प्लस 1/x वाले कॉन्सेप्ट से जो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है ना, उससे एक सवाल बनना फिक्स लग रहा है मुझे, जहां तक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सीरीज आपके लिए, ठीक है। क्या करना है जब आप इसका स्क्वायर करते हो, देखो सब मिला जुला के आपको सिर्फ लर्न रखना है कि देखो भाई यहां से जब हम प्लस में गए ना, प्लस में गए तो हमने इसका स्क्वायर किया तो x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर माइनस में 2ab बनता है, तो वही जो 2 है वो इस साइड जाके जुड़ जाएगा, -2 इधर आके जुड़ जाएगा। और वही बात जब अगली बार में इधर 2 बनेगा तो इधर जाके घट जाएगा, तो इधर जाके घट जाएगा 322 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी अच्छा सा सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मैं आपको बताऊं कि ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन चुका है ये फिलहाल का। मतलब हाल फिलहाल के जितने एग्जाम हो रहे हैं सब में ऑलमोस्ट ये इस तरह का पैटर्न का सवाल आ ही रहा है। देखते हैं x के किस मान के लिए 7 अंकों वाली संख्या 46393x8 जो कि 11 से विभाज्य है। देखो क्या है 46393x और 8, ये हमारी संख्या है। कह रहे 11 से विभाज्य है। डिविजिबिलिटी ऑफ 11 आपको याद है, बताओ क्या है 11 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। मैंने आपको जब ट्रिक सिखाई थी डिविजिबिलिटी में तो मैंने बताया था एक एक डिजिट को छोड़ के जोड़ते चले जाओ,
ठीक है, यानी जोड़ो 6 एक डिजिट तो छोड़ना है, 4 को लिया, 6 को छोड़ देना है, 4 3 7 3 10 8 18, इसका डिफरेंस होना चाहिए बराबर में इक्वल होना चाहिए 0 के, और इसको जोड़ो, जिसको जिसको छोड़े हो उसको उसको जोड़ो, 9 6 15 और प्लस में x, बताओ दोनों जोड़ने पे 0 आना चाहिए, 18 और इधर तो 18 है यानी इधर 18 आना चाहिए, 15 में क्या जोड़ दें, x की जगह क्या रख दें कि हमें 18 मिल जाए, 18 इधर आ जाएगा ना, तो 15 में क्या जोड़ दें कि हमें 18 मिल जाए, तो 15 में 3 जोड़ना होगा तो हमें 18 मिल जाएगा। डिविजिबिलिटी का शानदार सा सवाल, 3 इसका उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला सवाल देखो अलजेब्रा से ही है, फिर से एक बार क्या दे रखा है, यदि ए बी बराबर 8, ए प्लस बी बराबर 8 और ए बी बराबर 32/3, आपसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालते हो, अगर आप फॉर्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला पुट करोगे तो फिर बनेगा ए प्लस बी, अगले ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो वो तो ऐसा कुछ दे रखा, स्क्वायर वाली बात ही नहीं कर रखी, तो हम ऐसे करते हैं, ए प्लस बी का होल क्यूब लगाते हैं। बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, ये इसका फॉर्मूला होगा ना, इसी से लगाने वाले हैं हम। a प्लस बी का मान आपको पता है, a प्लस बी का मान है 8, यानी 8 का क्यूब, a प्लस बी आपसे पूछा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपसे पूछ दिया है सवाल में, और ए बी का मान दिया है 32/3, अगर इसकी जगह 32/3 रखोगे 3 से 3 कट जाएगा, यानी बचेगा 32, और ए प्लस बी का मान तो 8 दे ही रखा है, मतलब 32/8 गुणे में 8 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब यहां से देखो ये 512 ए क्यूब प्लस बी क्यूब डायरेक्ट लिखते हैं, तो ये 512, 8 का क्यूब 512 और ये घट जाएगा, तो 8 दूनी के 16 और 8 तरीके 24, 24 से 25, 556 इसमें से घट जाएगा। 812 में से 556 घटा दोगे तो 256 आ जाएगा, यानी इसका उत्तर 256 ऑप्शन नंबर बी वाला बनेगा। बात समझ में आ रही है, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, और ये भी सवाल मैं आपको बोलूं कि हाल फिलहाल में कई सारे एग्जाम में कई बार रिपीट कर रहा है। आप एमटीएस का एग्जाम देख लो, एसएससी का एग्जाम देख लो, मंडी परिषद का एग्जाम देख लो, खंड शिक्षा अधिकारी जो होने वाला है, या फिर आप इनसे पहले जितने भी एग्जाम अभी रिसेंटली में हुए उसमें इस पैटर्न के सवाल काफी बार पूछे गए हैं। ठीक है, इस पैटर्न के सवाल काफी बार पूछे गए हैं, जिनको आप देख के जाना चाहिए। प्रॉफिट लॉस के इस पैटर्न से सवाल बन रहे हैं। आपसे कह रहा है कि वस्तु को, अच्छा बताओ एसपी बराबर क्या होता है, एमपी में डिस्काउंट, ये आपको पता है एसपी बराबर क्या होता है, तो एमपी में डिस्काउंट होता है। ठीक है, इसी को कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। एसपी बेचा जाता है, यानी कि एसपी 288 दे रखा है, बराबर में एमपी 480 रुपया उसका अंकित मूल्य है, तो 480 उसका अंकित मूल्य हो जाएगा। गुणे में डिस्काउंट देना है, 25 का डिस्काउंट दिया तो 75 आया बटे 100, और बाद में एक और डिस्काउंट दिया x% का, यानी कि 100 में से x घटाएंगे, 100 माइनस x बटे में 100। बस मेरे भाई इसी को सॉल्व कर देना है और आपका x का मान निकल के आ जाएगा। सारे वैल्यू तो दे रखी है। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 3 से काट दिया 4 बार में, 4 से काट दिया, इसने काट दिया कितनी बार में, 120 बार में। ठीक है, और एक जीरो और कट गया यहां से। ठीक है, 12 से काट दो, 12 दूनी के 24 और कितना बचा 4, 12 चौक 48। ठीक है, यानी 24 बार में। 3 से काट दो तो 8 बार में, ये 10 उधर जाएगा तो 100 माइनस x बराबर में 80 आ जाएगा। देन x बराबर कितना आ गया 20%, यानी जो दूसरी डिस्काउंट होगी वो 20% की हो जाएगी। इस तरह से आप लगा सकते हैं। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, ये तो फॉर्मूला बेस हो गया थोड़ा सा, आप इसको शॉर्टकट भी लगा सकते हो। कैसे लगा सकते हो शॉर्टकट में, देखो पहले बताओ कि 288 में बेचा है, 480 में खरीद, उसका एमपी था, 480 रुपए उसका अंकित किया था, 288 में बेचा है, यानी कि कितने की डिस्काउंट दिख रही है टोटल मिला के। यहां से बताओ कितने की डिस्काउंट, तो आप कहोगे 192 की डिस्काउंट है। 480 288 का डिफरेंस 192 किससे, तो 480 से, यानी गुणे में 100। तो ये 0 से 0 कट गया, 48 से 12 से काट देंगे ना, 12 चौक 48 और 12 से काट देंगे 16 बार में, 4 ने काट दिया 4 बार में, यानी कुल मिला के 40% आ रहा है। यानी ओवरऑल इसने 40% का डिस्काउंट दिया है, मतलब टोटल जो है 40% का डिस्काउंट आपको मिलेगा इस क्वेश्चन में टोटल, जिसमें से एक डिस्काउंट 25 का है, जिसमें से एक डिस्काउंट 25 का है। तो डिस्काउंट के रूप में जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस बी माइनस ए बी डिवाइड बाई 100, यही होता है। हम ऑप्शन से इसको लगाएंगे।
हम इस तरह से अगर लगाते हैं तो ये दिमाग में हमने कैलकुलेट कर लिया इतनी चीज की 40% का डिस्काउंट है, जिसमें से एक डिस्काउंट आपकी 25 की है, तो दूसरी डिस्काउंट अगर सपोज करो कि आप 18 रखते हो तो 25 और 18 कितना होता है, 25 और 18 मिलके 43, और 25 18 का गुणा करेंगे तो सीधे सीधे 3 कम नहीं होगा, इतना मुझे पता है। वाइल कैलकुलेशन एक्सपीरियंस होने के कारण मैं ये कह सकता हूं कि ये नहीं है। 15 तो सवाल ही नहीं हो सकता, क्यों? 25 और 15 40 हो रहा है जोड़ने पे, और जबकि अभी ये वाली चीज बची हुई है, a माइनस बी की चीज अभी भी बची हुई है, तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि घटाना भी तो है, और घटाने के बाद 40 आना चाहिए। अब यहां पे देखो 25, अरे भाई जब 18 नहीं हो सकता तो 16 कैसे हो सकता, 16 भी नहीं होगा, तो ये इसका मतलब ये ऑप्शन 20 हो जाएगा। कैसे? आप देखो 25 यहां रखते हो, प्लस में 20 यहां रखते हो, माइनस में 25 गुणे 20 रखते हो, बताओ बटे में 100, ये 25 और 20 मिला के 45, माइनस में 25 दूनी 50, 500 0 0 कट गया, और इसने देखो काटा 5 बार में, इसने काटा 5 बार में, तो माइनस में 5, 45 माइनस 5 40% आ रहा है, जो कि हमें 40% आना चाहिए था। तो आप इस कॉन्सेप्ट से भी इस तरह के सवाल लगा सकते हो, और इस तरह का सवाल खाली बीओ के लिए नहीं, आप किसी भी एग्जाम में जाते हो तो वहां पे आपको इस तरह के पैटर्न के सवाल मिल जाते हैं। बात समझ में आ रही ना? चलो ये क्वेश्चन देखो, अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा, पसंद आया, एकदम प्यारा सा सवाल है, लैंग्वेज टाइप का सवाल है। एक पात्र में जल इस प्रकार भरा जाता है कि उसकी प्रत्येक मात्रा प्रत्येक 5 मिनट के बाद दुगनी हो जाती है, मतलब हर 5 मिनट में दुगनी होती चली जाएगी। यदि पात्र को पूरा भरने के लिए 30 मिनट का समय लेता है। अच्छा एक बात बताओ, हर 5 मिनट में दुगनी हो रही है और 30 मिनट में पूरी भरी है, यानी कि 5 मिनट पहले, अगर इसी से 5 मिनट पहले आऊं मैं तो ये कितनी रही होगी? 5 मिनट में दुगनी हो रही है, यानी कि अगर 5 मिनट पहले आऊं तो पूरे की आधी रही होगी, यानी यहां पे 1/2 रही होगी। और ठीक और 5 मिनट पहले आऊं मैं, यानी 20 मिनट पे, तो 20 मिनट से 25 मिनट जाने में फिर से दुगना होगा, यानी 20 मिनट तो फिर आधी रही होगी, यानी 1/4 रही होगी, 1/2 का आधा यानी 1/4 रहा होगा। आपसे पूछा था कि उसे 1/4 यहां पे है, 1/4 मात्रा पूरा करने में कितना समय लगेगा, 1/4 मात्रा पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा। आप देखो 30 मिनट में पूरी भरती है, 5 मिनट पहले यानी 25 मिनट पे वो आधी रही होगी, तभी तो इसका दुगना होके 30 होगी। आपसे कह रहा है ना कि 5 मिनट में दुगनी भर रही है, यानी कि जब 30 मिनट पूरा भर रही है तो इससे 5 मिनट पहले अभी आधी भरी रही होगी, फिर जब 25 से 30 पहुंचा होगा तो दुगना होके पूरा भर गया होगा, यानी कि 5 मिनट पहले वो आधी रही थी, यानी 25 मिनट पे वो आधी थी, और 25 से 5 मिनट और पहले वो इसकी भी आधी थी, यानी किसकी आधी थी? तो 1/2 की आधी थी। 1/2 की आधी तो 1/4 होता है, यानी 1/4 भरने में उसे कितना समय लगा होगा? 20 मिनट का समय लगा होगा। बात समझ में? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 20 मिनट। देखो सवाल देख के लगता है कि बड़ा लेंदी है, सवाल देख के लगता है कि बड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन जब आप सवाल लगाने जाओगे ना, जब समझने जाओगे, मेरी बातों को जब समझोगे, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई सवाल के लैंग्वेज ही बस खास है, सवाल में रखा कुछ नहीं है। बात समझ में आ रही है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाई अगर वीडियो तुम्हें अच्छी लग रही है तो जम के शेयर कर देना, हर जगह बता देना। बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं आपको बोलूं कि आज की क्लास का सबसे शानदार सवाल है ये। मैं आपसे बोलूं कि आज की क्लास का सबसे शानदार सवाल है। और मैं इस सवाल की बात करूं तो पिछले 2-3 एग्जाम जो हमारे यूपी पीएससी के एग्जाम या फिर यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम हुए हैं, उसमें क्वेश्चन कई बार इसी पैटर्न से रिपीट हुआ है। इस पैटर्न से कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पैटर्न के सवाल बीओ के एग्जाम में आ सकते हैं। नहीं बीओ तो आने वाले जितने एग्जाम है उनमें चांसेस हैं इस तरह के सवाल बनने के। इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो इसके कई सारे तरीके हैं। एक तो आप ऑप्शन से कर लो, है ना, एक तो आप ऑप्शन से कर लो तो भी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन से कैसे करना है ये मैं बता देता हूं। जैसे आप चेक कर सकते हो, मान लो कि उनकी आयु 5x और 7x रही होगी, है ना, क्या दे रखा है 9 वर्ष पहले, ये उनकी आयु 9 वर्ष पहले है। राहुल और अजय की आयु का अनुपात 5:7 था, ठीक है ना, तो इतना वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 5:7 था 9 वर्ष पहले। अब से 5 वर्ष बाद, यानी कि 9 वर्ष पहले थी और 5 वर्ष बाद यानी कितना हो गई 14 साल बाद,
14 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कह रहा है कि कौन सा नहीं हो सकता, इनमें से कौन सा नहीं हो सकता। देख लेते हैं कौन सा नहीं हो सकता। अगर सपोज करो कि हमने पहला ऑप्शन रख दिया 13/19, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, यह हमें चेक करना पड़ेगा। कैसे? हमें x का मान अगर अच्छा मिल गया, मतलब x का मान अगर ऋणात्मक नहीं मिला तब तो हो सकता है, लेकिन अगर x का मान ऋणात्मक मिल गया तो यह मान नहीं हो सकता है। ठीक है, देखते हैं, जरा सॉल्व करते हैं। 19 × 5 = 95x प्लस में 19 × 4 = 76 और 190 यानी 266 बराबर 13 × 7 = 91x और 13 में 14 का गुणा, 13 13 या 169 और 13 और जोड़ देंगे तो 182। ठीक है, ये उधर जाएगा तो 4x बराबर, ये इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, 266 इधर आएगा तो माइनस में 4 और 26 में से 18 गया तो कितना बचा 8, -84 आ रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर x का मान माइनस में आ रहा तो वो नहीं हो सकता, यानी इसका ऑप्शन 13/13 और 19 वाला नहीं हो सकता, यानी यही इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। बाकी में अगर आप रखोगे तो x का मान कभी भी माइनस में नहीं आएगा। चलो, ये सवाल तो कम से कम अच्छा था, आपने ऑप्शन से पुट किया और पहले ही ऑप्शन में आपको मिल गया कि नहीं हो सकता। लेकिन इसी तरीके से अगर सोचो पहला हो सकता, इसमें 3 ऐसे हैं जो हो जाएंगे, यानी कि अगर पहला ऑप्शन ही लास्ट में दिया होता तो आपको काफी मेहनत करनी पड़ती इस तरह से x के मान निकालने के लिए। ठीक है, मैं इसका तरीका बताता हूं दूसरा, इस तरीके से लगाने में काफी समय लग जाएगा एग्जाम में। हम इसको रेशियो वाले मेथड से सॉल्व करते हैं जो काफी अच्छा मेथड होता है। ठीक है, देखते हैं। देखो, 5 और 7 का अनुपात था, पहले वाले ऑप्शन से चेक करते हैं। ऑप्शन से ही लगेगा क्योंकि यहां पे 9 वर्ष बाद निम्नलिखित में दिया है, मतलब ऑप्शन आपको जरूरी है जानना। तो पहले ऑप्शन को चेक करते हैं और बाद में 13/19 है। ठीक है, चलो रेशियो वाला मेथड लगाते हैं। बताओ, पहले तो इनको इक्वल करना है ना, तो अब जैसे दूसरा वाला ऑप्शन भी मैं यहां लिख देता हूं। दूसरा वाला ऑप्शन कौन है? 11/3, यानी पहले 5 7 रहा होगा, बाद में 11/13 हो गया था। ठीक है, ऐसे तीसरा वाला देखो, पहले 5 7 रहा होगा, बाद में 15 16 हो गया होगा। देखो, अच्छा सवाल है, मेहनत करके तुम्हें बता रहे हैं, मेहनत करके तुम भी सीखो। चौथा वाला भी देख लो, पहले 5 7 रहा होगा, बाद में 21/25 हो गया होगा। ठीक है भाई, अब यहां से देखो, 5 7 का रेशियो वाले मेथड से लगा रहे हैं, अपनी ट्रिक जो लगाते हैं एज में हम। 5 7 का डिफरेंस 2 है तो इसमें 2 का गुणा करेंगे, और 13 और 19 का डिफरेंस कितना है? 6 ना। 13 और 19 का डिफरेंस 6, तो इसमें 6 का गुणा करेंगे। 5 6 = 30 और 7 6 = 42, यानी ये अनुपात हो गया 30 और 42 का। ये 13 दूनी के 26 और 19 दूनी के 38। ठीक है, 19 दूनी के 38, ये वाला एक रेशियो बन गया 13 और 26 का और 42 और 38 का। ठीक है, इस वाले मेथड से देखते हैं लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा। अब इसको देखते हैं, इनका रेशियो ये बन रहा है 13 26 और 42 और ठीक है, 42 और 38। ठीक है भाई, अब यहां से देखते हैं, तो इसमें गुणा करेंगे, देखते हैं इस रेशियो से बनता है कि नहीं बनता है। ठीक है भाई, 5 7 है ना, 5 7 और इसका डिफरेंस 2 है, दोनों में डिफरेंस 2 का ही है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कुछ करने की जरूरत है। देखो, 5 और 7 में 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं, इसको वही रहने दो। इसमें 2 का डिफरेंस है, इसमें 1 का डिफरेंस है, तो इधर 1 का गुणा कर दो, इधर 2 का गुणा कर दो, तो 5 और 7 बन गया इधर पे, और ये 15 दूनी के 30 और 16 दूनी के 32 बन गया इधर पे। ठीक है, और यहां पे देख लो, इधर कितने का डिफरेंस है? 4 का, तो गुणे 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20/28 आ जाएगा अनुपात में, और यहां पे कितना होगा? 2 का डिफरेंस है, तो 42 अनुपात कितना आ रहा है? 25। 42/25 कितना है? अरे किसका गुणा करें, 2 का ना 50। ठीक है, अब इनकी एज का देखते हैं, आगे क्या लिखा है? अब से 5 वर्ष बाद निम्नलिखित में से कौन सी आयु नहीं हो सकती, यही बोला है ना। देखो, 5 वर्ष बाद उनकी आयु 11 और 13 हो सकती है। ठीक है, ठीक है भाई, और 30 32 हो सकती है, पहले 5 7 थी। 42 50 हो सकता है। अब कैसे नहीं हो सकता, कौन सा नहीं? देखो, ये आपकी पहले की आयु है, यानी ये पहले की है, यानी बिफोर है, और ये वाली आयु आपकी आफ्टर है। तो बिफोर से तो आफ्टर ज्यादा ही होगी ना, बिफोर से आफ्टर ज्यादा ही होगी।
पहले 5 थी बाद में 11 हो सकती है, पहले 7 थी बाद में 13 हो सकती है, यानी ये वाला ऑप्शन सही है, ये हो सकता है। पहले 5 थी बाद में 30 यानी बढ़ी है तो हो सकती है, पहले 7 थी बाद में 32 बढ़ी है तो हो सकती है, ये दोनों हो सकती है। इसको देखो, पहले 20 42 हो सकती है, बढ़ी है, 28 से 50 बढ़ी है तो हो सकती है। लेकिन इस वाले ऑप्शन में देखो 30 से 26, पहले 30 और बाद में 26, ये कैसे हो सकता है? तो ये नहीं हो सकता, यानी ये पहली लाइन लगाने के बाद ही आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि नहीं हो सकता। यानी ओवरऑल यहां से देखो, क्योंकि आयु बाद में बढ़ेगी ना, 9 साल पहले और 5 साल बाद, यानी कुल मिला के 14 साल, 14 साल बाद उनकी आयु बढ़नी चाहिए, 14 साल बाद उनकी आयु बढ़नी चाहिए। तो जैसे 30 और 42 है तो 30 से बढ़ना चाहिए, 26 छोटा हो रहा है, इसलिए नहीं हो सकती। बात समझ में आ रही ना? तो ये पहले ऑप्शन से ही चेक करोगे तो आपको आ जाएगा, बाकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये तरीके से हम इसको लगा सकते हैं। अच्छा सवाल है, और दो तरीका बताया, दोनों में से कोई भी तरीका आप लगा लेना एग्जाम में। अगला सवाल देखो क्या दे रखा है। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा है वक्र सतही क्षेत्रफल यानी CSA, कर्व सरफेस एरिया आपसे पूछा है, वक्र सतही क्षेत्रफल। बेलन दे रखा है तो बेलन का होता है 2πRh, बस ये फॉर्मूला लगा देना और कुछ भी नहीं। 2 पाई में ऑप्शन नहीं है, नहीं, तो 22/7 गुणे में r का मतलब 21 और h का मतलब 16, इसने काट दिया 3 बार में, अब सिर्फ गुणा है यहां के बाद। 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, 13 गुणे में 16, 16 दूनी के 12, 16 दूनी के 32, 16 3 48, 48 3 51, 16 कम 16 5 21, यानी इसका आंसर आएगा कितना? 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी वाला। बात समझ में आ रही ना? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला आ जाएगा। 3D का एक सवाल था। तो मैं होप कर रहा हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, बीओ की प्रैक्टिस आपकी सारे सब्जेक्ट की अच्छी चल रही होगी। देखो मैं खाली मैथ की बात नहीं कर रहा हूं, आप मैथ भले मत देखो यार, मैथ से कम क्वेश्चन आना है, लेकिन आप जीएस बहुत अच्छे से रेडी किया करो। ठीक है, मेरी क्लास 9 बजे आती है, मेरे से ठीक पहले 8 बजे जीएस का पार्ट 1 आता है, और मेरे से ठीक बाद 9 यानी कि 10 बजे जीएस का पार्ट 2 आता है, जो कि नितिन सर लेके आते हैं आपके बीओ के लिए। और शानदार सा महासंग्राम चल रहा है भाई, एकदम मैराथन क्लास चल रही है। 90 सवालों की प्रैक्टिस अब रोज कर रहे हैं, और हर टॉपिक से मिला के, क्योंकि आपको पता है एक ही टीचर हर टॉपिक नहीं पढ़ा सकता, केवल नितिन सर को छोड़ के। समझ लो, ये आप बात जान लो, है ना? तो बहुत ही शानदार सी क्लास चल रही है, और मैं आपको बताऊं कि ऐसी क्लास है ना भाई नितिन सर की, जिसमें एक क्वेश्चन क्या बताते हैं, उस क्वेश्चन से पूरे चैप्टर को डिस्क्राइब कर देते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास रहती है, तो उसको जरूर देखा करो। एक 8 बजे जीएस की पार्ट 1 आती है, और एक 10 बजे जीएस की पार्ट 2 आती है। 45 के सेट में 2 क्लास आती है, और रीजनिंग की क्लास 7 बजे विकास सर लेके आते हैं। तो आप मेहनत करो, कुल मिला जुला के आगे बढ़ो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपका एग्जाम निकलना चाहिए। एग्जाम निकलने के बाद जितना हम मेहनत कर रहे हैं, आप आओगे हमसे मिलने जरूर। ठीक है, मिलते हैं कल अगली प्रैक्टिस के साथ। तब तक के लिए आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू, एंजॉय, लव यू ऑल, जय हिंद, गुड नाइट।